मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो मैं आपको करवा रही हूँ आपकी बुक नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है कि नॉलेज एंड द बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी कि हमारा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के आधार, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसी के आधार पर कि जो उसके पाठ्यक्रम का आधार है या बेस है ज्ञान, जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज के आधार पर भी हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। तो इसमें देखो मैंने कल आपको करवाया था कि इसके मैंने आपको कल 5 पॉइंट करवाए थे कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है, पाठ्यक्रम का ही आधार है। ज्ञान के आधार पर ही हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अगर हमारा ज्ञान है जो कौशलात्मक, जो हमारी सीखने के आधार पर कौशलात्मक ज्ञान है, तो हमारा जो पाठ्यक्रम होगा वो भी क्या होगा, कौशलात्मक ही पाठ्यक्रम होगा। तो जैसे कि हमारे प्राचीन काल का जो हमारा पाठ्यक्रम था वो किस पर आधारित था, कौशलात्मक सीखने के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम बनाया गया था। तो आज मैं इसमें आपको, कल मैंने इसके टोटल आपको 5 पॉइंट करवाए थे। कौन कौन से थे? पहला आपका था कौशलात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। पहला तो आपका था इसमें कौशलात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। दूसरा इसका में था कि तथ्यात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तथ्यात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। कौन सा? ये इसमें था तथ्यात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, और उसके बाद था आपका पाठ्यक्रम। उसके बाद तीसरा आपका इसमें था कि परिणाम थे जो आपके परिचयात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। अपने परिचय के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जैसी उस चीज की नॉलेज होती है हमारी। उसके बाद आपका इसमें चौथा आ जाता है परिचयात्मक के बाद पहला आपका है ज्ञान एवं तथ्यात्मक। उसके बाद आपका तीसरा आ जाता है इसमें परिचयात्मक हो गया। चौथा आपका ज्ञान के उद्देश्य। ज्ञान के क्या क्या उद्देश्य है, हमारी नॉलेज के क्या क्या उद्देश्य है, ज्ञान के उद्देश्य। और उसके बाद आपका पांचवा इसमें आ जाता है ज्ञान के उद्देश्य के बाद आपका इसमें जो पांचवा है ज्ञान एवं दर्शन। ज्ञान एवं दर्शन। और जो आज हमारा जो मैंने कल आपको करवाए थे, वो मैंने आपको कल 5 पॉइंट करवाए थे। वो कौन कौन से थे? वो कौशलात्मक ज्ञान का पाठ्यक्रम, फिर तथ्यात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, फिर था परिचयात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसके बाद ज्ञान के उद्देश्य, उसके बाद ज्ञान एवं दर्शन। यानी कि जो हमारा जो प्राचीन काल का जो पाठ्यक्रम था वो कौशलात्मक के आधार पर था। जैसे कि हमारा जो आज का युग है उसमें जो हमारा कौशलात्मक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें जो हम माइक्रो टीचिंग लगाते हैं, माइक्रो टीचिंग में शिक्षक को क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे उसमें प्रस्तावना हो गया, उसमें प्रस्तावना बनाना, प्रश्न पूछना, और उसके बाद आपका बोर्ड पर लेखन, तो श्यामपट्ट पर लेखन, ये सब चीजें किसके आधार पर, आपके कौशलात्मक ज्ञान के आधार पर आपको बताई जाती है, और इसके लिए माइक्रो टीचिंग लगाई जाती है। उसके बाद आपका तथ्यात्मक था, परिचयात्मक था, ज्ञान के उद्देश्य थे, उसके बाद है ज्ञान एवं दर्शन। अब कौन सा है आगे आपका छठा आ जाता है ज्ञान एवं विकास। छठा आपका है ज्ञान एवं विकास। तो ज्ञान एवं विकास, जो हमारा विकास होता है वो किसके आधार पर होता है, हमारे ज्ञान के आधार पर ही होता है। अगर किसी भी हम व्यक्ति का विकास करते हैं तो उसका ज्ञान के आधार पर ही विकास होता है। जैसे ज्ञान का प्रमुख पक्ष विकास होता है। ज्ञान के द्वारा मानव का विकास 2 प्रकार से किया जा सकता है। कि ज्ञान होता है, वो ज्ञान का प्रमुख आधार क्या होता है, विकास होता है, और हम ज्ञान के द्वारा मानव का विकास 2 तरीके से कर सकते हैं। प्रथम क्या होता है, प्रथम प्रकार में जो हमारा ज्ञान था वो क्या था, आध्यात्मिकता पर आधारित था। कि जो हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसी थी, आध्यात्मिकता पर आधारित थी। तो उसी टाइम उस समय के जो भी
व्यक्ति होते थे तो उनका जो ज्ञान था वो आध्यात्मिकता पर आधारित था और उसी के आधार पर वो क्या करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे। और उसके साथ दूसरा जो विकास करना है वो क्या है, भौतिक विकास। भौतिक विकास में क्या कहता है, भौतिक विकास में जैसे हम अपने जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार के कामों को सीखते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपके भावी जीवन के लिए आपको ऐसे ऐसे कौशलात्मक ज्ञान दिया जाता है, जैसे बेसिक शिक्षा दी जाती है जिससे कि हम अपनी आने वाले भावी जिंदगी को व्यतीत कर सकें। तो इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें वैज्ञानिक भौतिक प्रकार के विकास से संबंधित, जब समाज में आध्यात्मिकता विकास का प्रभुत्व होता है तो पाठ्यक्रम आदर्शों से संबंधित हो जाता है। जब हमारा जो ज्ञान होता है अगर वह आध्यात्मिकता पर आधारित है तो उसका जो हम ज्ञान दे रहे हैं उसको जो शिक्षा दी जा रही है तो वो किस पर आधारित हो जाती है, आदर्शवाद पर आधारित हो जाती है। इसी प्रकार जो हमारे इसके फिर जब समाज में भौतिक विकास से संबंधित क्रियाओं की प्रचुरता होती है कि हमारे समाज में जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो अगर उसमें संबंधित क्रियाओं की भौतिक विकास से संबंधित क्रियाओं की प्रचुरता होती है तो ज्ञान के स्वरूप, जो हमारे ज्ञान का स्वरूप है उसका पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है, भौतिक विकास को संबोधित कर देता है और वर्तमान समय में इसका प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार ज्ञान एवं विकास का पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। तो जो हमारा प्राचीन काल का समय था उसके टाइम का जो ज्ञान था वो आध्यात्मिकता पर आधारित था, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो किस पर आधारित है, भौतिक विकास पर आधारित है। तो ये आपका छठा हो गया ज्ञान एवं विकास। उसके बाद आपका सातवां आ जाता है इसमें ज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश। सातवां इसमें ये कि ज्ञान में आपका इसमें सातवां आ जाता है ज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश, कि जो हमारा इस वर्तमान युग का हमारी जो नॉलेज है वो किस पर आधारित है, हमारी जो ज्ञान में जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसमें जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं, जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, हमारे ज्ञान का जो आधार होगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा। ज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश भी पाठ्यक्रम को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो हमारा वर्तमान में जो ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश भी पाठ्यक्रम को क्या करता है, प्रभावित करता है। मार्क्स कौन है, मार्क्स ये एक राइटर है, कौन है, मार्क्स के अनुसार कि जो हमारा ज्ञान है, किसके अनुसार, मार्क्स के अनुसार जो हमारा वर्तमान में यह मानकर चलता है कि इस संसार से पृथक संसार की कल्पना करना एक पागलपन है। जैसे कि जो हम आदर्शवादी आध्यात्मिक शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, हम दूसरे संसार की कल्पना करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अगर जो हमारी संसार है, अगर संसार उस संसार से हटकर हम अगर दूसरे संसार की कल्पना करते हैं तो वो उसको एक पागलपन माना जाता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का ज्ञान वर्तमान संदर्भ से ही करना चाहिए कि जो इस टाइम चीज उपस्थित है तो उससे संबंधित ही हमें उसकी नॉलेज ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम दूसरे संसार की कल्पना कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश पाठ्यक्रम को उस ज्ञान से परिपूर्ण बनाता है जो कि भौतिक जगत में सत्य होता है, यानी कि जो हमारा जीवन चल रहा है, हमारे जो जीवन में चीजें उपस्थित हैं, जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं वो सत्य पर आधारित है और उसी के आधार पर हमें क्या करना है, ज्ञान को बढ़ाना है। वर्तमान समय का पाठ्यक्रम भी वैज्ञानिक ज्ञान को ही महत्वपूर्ण मानता है। अनेक प्रकार के अंधविश्वासों का वर्तमान में कोई स्थान नहीं है कि जैसे प्राचीन समय में लोगों को अंधविश्वास पर ज्यादा जोर देते थे, लेकिन वर्तमान युग में ऐसा नहीं होता। अंधविश्वासों पर पूरा जोर नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें क्या होता है, वर्तमान का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो वैज्ञानिकता पर ही आधारित है। तो जो हमारा ज्ञान है उसमें जो वैज्ञानिकता के हमारी नॉलेज में वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का ही समावेश करना चाहिए कि हमारा जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में वैज्ञानिक तकनीकी है उसी को आधार माना जाता है, उसी के आधार पर क्या होता है, नॉलेज दी जाती है। उसके बाद आपका आठवां आ जाता है ज्ञान में आध्यात्मिकता का समावेश। ज्ञान में
ज्ञान में आध्यात्मिकता ज्ञान में आध्यात्मिकता का समावेश, ज्ञान में आध्यात्मिकता का समावेश, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान का स्वरूप आध्यात्मिकता एवं आदर्शों से संबंधित होता है, तो पाठ्यक्रमों में भी आदर्शों का समावेश होना चाहिए। वैदिक कालीन में पाठ्यक्रम में जो क्या था, सत्यम शिवम सुंदरम आदर्श एवं मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा प्राचीन टाइम था, जो प्राचीन टाइम में जो शिक्षा दी जाती थी, प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो आध्यात्मिकता पर आधारित थी, और उसमें क्या था कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को प्राप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता था, और इसी के आधार पर हमें इसी चीज की हमें नॉलेज दी जाती थी। लेकिन इस समय ज्ञान के स्वरूप में धर्म एवं अध्यात्म पूर्णतः ओतप्रोत है, इसलिए पाठ्यक्रम भी धर्म एवं अध्यात्मता की अवधारणा पर अभिप्रेरित होती है कि लेकिन जो हमारा वर्तमान युग है तो इसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसी को ही आधार माना जाता है, और हमारा जो भौतिक जगत है उसी को ही आज के युग के नॉलेज के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है 9वां, इसमें ज्ञान में परंपराओं का समावेश, यानी कि हमारी जो नॉलेज है उसमें हमारी परंपराओं का समावेश। ज्ञान में 9वां है आपका, ज्ञान में परंपराओं का समावेश, ज्ञान में परंपराओं का समावेश, यानी कि जो हमारी नॉलेज है उसमें क्या होता है कि ज्ञान में जब हमारी संस्कृति, यानी हमारी जो संस्कृति की परंपराओं का समावेश हो, ज्ञान में जब हमारी संस्कृति की परंपराओं का समावेश हो जाता है तो इसका प्रभाव भी हमारे पाठ्यक्रम पर देखने को मिलता है। भारतीय विद्यालयों में जो हमारे भारत देश में जो हमारे विद्यालय हैं उसमें पाठ्यक्रम में आज भी हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं से अशुद्धि नहीं है। आज भी भारतीय विद्यालय में परंपराओं के आधार के रूप में हमारा जो धर्म हो गया, नैतिकता होगी एवं परोपकार से संबंधित पाठ्यक्रम देखने को मिलता है। हमारा जो सिलेबस है तो उस सिलेबस में हमारी जो संस्कृति होगी, हमारी जो परंपरा होगी, हमारा धर्म हो गया, परोपकार हो गया, नैतिकता, तो इन सब चीजों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम में स्वार्थवादिता का समावेश देखने को नहीं मिलता कि हमारा जो पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस है उसमें स्वार्थवादिता को देखने को नहीं मिलता। इसमें क्या है कि हमारे पाठ्यक्रम में यानी कि हमारा जो सिलेबस है, प्राचीन समय में तो क्या था, हमारी नॉलेज थी, हमारा ज्ञान था, तो उसमें उस टाइम जो शिक्षा दी जाती थी, उस टाइम की जो शिक्षा थी वो आध्यात्मिकता और आदर्शवाद पर आधारित थी। लेकिन जो हमारा वैज्ञानिक युग है इसमें क्या है, जो हमारी शिक्षा है वो किस पर आधारित है, हमारे भौतिक जगत और उसकी परंपराओं के आधार पर आधारित होती है। लेकिन इसके अभाव, पाठ्यक्रम के अभाव में, यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है उसके अभाव में प्रभावी अध्यापन संभव नहीं हो सकता कि हम बिना सिलेबस के बच्चे को क्या करते हैं, नॉलेज नहीं दे सकते वर्तमान समय में। तो इसमें सामान्य रूप से अनुभव किया जाता है कि अनेक अवसरों पर शिक्षक निर्धारित विषय, यानी कि जो उसे सब्जेक्ट मिला है या जो उसकी नॉलेज में जो सब्जेक्ट है, शिक्षक निर्धारित विषय से पृथक हटकर चर्चा करने लगता है। अतः शिक्षकों के सार्थक एवं क्रमबद्ध अध्यापन के लिए, यानी कि जो वो बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से संबंधित वो नॉलेज दे रहे हैं, अगर उसका सिलेबस निर्धारित नहीं है तो वो क्या करेगा, उस सिलेबस से हटकर वो पृथक होकर बच्चे को अलग से शिक्षा देता है। लेकिन ये अगर हमारा सिलेबस निर्धारित होता है तो हम क्या कहते हैं, क्रमबद्धता के आधार पर बच्चे को शिक्षा देते हैं, और इसमें पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सीखने के आधार, अधिगम होता है सीखने की प्रक्रिया में भी पाठ्यक्रम की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अध्यापन में। कोई भी छात्र
जब पाठ्यक्रम के विषय में ज्ञान रखता है, यानी कि कोई भी बच्चा जैसे सब्जेक्ट चुनते हैं 10th के बाद, जैसे साइंस होगी, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, बीकॉम वगैरह हो गया, ये सब्जेक्ट चुनते हैं, आर्ट्स वगैरह होगी तो कॉमर्स होगी, तो इसमें जो भी बच्चा उस विषय से संबंधित जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है, तो वह अपनी अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के अनुरूप ही अपने सिलेबस के आधार पर ही वह क्या करेगा, अगर जो उसका सिलेबस निर्धारित किया गया है रूप ही संपन्न करना चाहता है, पाठ्यक्रम से पृथक रूप में संपन्न होने वाली अधिगम प्रक्रिया के लिए उसके लिए वो क्या हो जाएगी, अरुचिपूर्ण हो जाएगी। जैसे कि बच्चे ने आर्ट्स चुनी है या कॉमर्स चुनी है या साइंस चुनी है, अगर हम क्या करेंगे उसको उसके सिलेबस के आधार पर न पढ़ाकर अगर हम उसे अलग प्रकार दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा उसके लिए क्या हो जाएगी, अरुचिपूर्ण हो जाएगी। तो उसमें वो क्या करता है कि अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण होगी, क्योंकि उस अधिगम प्रक्रिया में उसके स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी कि जो उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है अगर उसकी नॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए वो शिक्षा जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसकी वो स्तर और उसकी योग्यता पर क्या होगी, उसकी योग्यता और उसको ध्यान नहीं रख सकती वो जो हमारा पाठ्यक्रम होएगा। जबकि पाठ्यक्रम के अनुरूप ही प्रक्रिया में छात्रों की योग्यता का स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे प्राथमिक स्तर में बालकों को क्या होता है, जैसे छोटी कक्षाओं में बच्चा फर्स्ट सेकंड का हो गया तो उसमें हिंदी वर्णमाला का ज्ञान देने के लिए हम कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में समाहित, जैसे अध्यापक क्या करते हैं छोटी कक्षाओं में जब भी हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले बच्चे को ए या आ का क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। आ से आदर्शवाद का हम बच्चे को क्या आदर्शवादी बनाना चाहते हैं, और इसमें क्या होता है कि से पहले पढ़ाया जाता है, आदर्शवाद से पढ़ाया जाता है, और तथा आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में समाहित अध्यापक ही उन छात्रों से चर्चा की जाए तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्रों के लिए अरुचिकर होगी, क्योंकि शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम का अनुकरण नहीं किया जा रहा। यानी कि अनुकरण होता है पहले उसको सुनना या पढ़ना। अगर हम छोटी कक्षाओं में ही बच्चे को आदर्शवाद या आध्यात्मिकता की शिक्षा देंगे तो वह बच्चे के लिए क्या हो जाएगी, अरुचिपूर्ण हो जाएगी। और इसके लिए शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम का अनुकरण जैसे सुनना हो गया या उससे संबंधित हो गया, अनुकरण किया जा रहा है। इस प्रकार यह होता है कि शिक्षण जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का अनुकरण किया जाए, जिससे छात्रों की उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री प्राप्त हो सके। यदि हमारा पाठ्यक्रम है जो हमारा सिलेबस है पाठ्यक्रम के अनुसार, जिससे कि छात्रों की उनकी योग्यता के अनुसार अधिगम प्रक्रिया को प्राप्त हो सके। यदि पाठ्यक्रम का अनुकरण शिक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करने में वो क्या रह जाता है, असफल सिद्ध होगा। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका को निर्वहन करने के लिए अगलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि हमारा अगर सिलेबस निर्धारित नहीं होएगा तो हम बच्चे को उसके आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। अगर हमारा सिलेबस से हमारा पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित किया जाएगा तो उससे क्या होता है, बच्चे के लिए जो शिक्षा दी जा रही है वो क्या हो जाती है, रुचिपूर्ण हो जाती है। तो जो हमारा ज्ञान आपका टॉपिक था ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के आधार, कि हमारे नॉलेज के आधार पर ही पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। तो प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा थी वो किस पर, आध्यात्मिकता या आदर्शवाद पर आधारित थी। लेकिन जो हमारी आज वर्तमान की शिक्षा है वो क्या है, वैज्ञानिक भौतिक जगत से संबंधित है। तो इसमें जो भी हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो उसका पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। तो जो हमारा पाठ्यक्रम था प्राचीन समय में, जो हमारा पाठ्यक्रम था वो क्वेश्चनात्मक के आधार पर ही बनाया जाता था, के आधार पर ही उसका सबूत होता था या उसका बेस होता था। तो मैंने आज आपको करवाया है पाठ्यक्रम का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के आधार। इसमें मैंने आपको 9 पॉइंट करवाए हैं टोटल। पहले मैंने आपको 5 करवाए थे और आज मैंने आपको 4 करवाए हैं। तो इसमें देखो जो हमारे ज्ञान का स्वरूप है वो किस पर आधारित है, हमारे पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार है।
इसमें ज्ञान के प्रकार पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ज्ञान यानी कि हमारी जो नॉलेज होती है। समाज में प्रचलित ज्ञान की अवधारणाएं कौशलात्मक से संबंधित होती थी। प्राचीन समय की जो हमारी अवधारणाएं थी वो किस पर आधारित होती थी, कौशलात्मक यानी कि सीखने पर आधारित होती थी। और जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो कहाँ पे, गुरुकुल में दी जाती थी और बच्चे वहां पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे और वो काम सीखते थे। तो होगी पाठ्यक्रम का स्वरूप भी कौशलात्मक परिपूर्ण होगा। पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कौशलों को सिखाने का वर्णन होगा, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, नृत्य हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, कार चलाना आदि। शैक्षिक व्यवस्था में कौशलात्मक ज्ञान के लिए हमें श्रवण, पठन, वाचन एवं लेखन के कौशलों का विकास एवं संबंधित कौशलों को समाहित किया जा सकता है। यदि समाज में तथ्यात्मक ज्ञान की प्रचुरता है, तथ्यात्मक ज्ञान में किस पर आधारित होता है, जो सत्य पर आधारित होता है, तो पाठ्यक्रम में तथ्यात्मक ज्ञान को ही महत्व दिया जाएगा। वर्तमान समय का जो हमारा ज्ञान है वो तथ्य पर आधारित है, तथ्य यानी कि सत्यता पर आधारित है। तथ्यात्मक ज्ञान को प्रमुख आधार स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार ज्ञान का प्रमुख स्वरूप क्या होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट था वो था कौशलात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। कौशलात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। कौशलात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में होता क्या है कि जो हमारा कौशलात्मक ज्ञान में पाठ्यक्रम में स्थान देने के लिए हम शिक्षण प्रशिक्षण में जब बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं तब हम बच्चे को, जैसे कि आप प्रस्तावना होगी, प्रश्न पूछना हो गया, श्यामपट्ट पर लेखन हो गया, तो इन कौशलों के विकास के लिए हम क्या करते हैं, उनको सूक्ष्म प्रशिक्षण देते हैं। यानी कि वो अपने भावी जिंदगी में जैसे स्कूलों में पढ़ाने जाए तो उसे इन सब चीजों की क्या होनी चाहिए, पहले से नॉलेज होनी चाहिए। प्रस्तावना में क्या होता है कि जब हम बच्चे को किसी सब्जेक्ट, किसी लेसन के बारे में बताते हैं या किसी टॉपिक में बताते हैं तो सबसे पहले उसको प्रस्तुत करना, कैसे प्रस्तुत करना है ये सिखाया जाता है। और उसके में उद्दीपन मस्तिष्क, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय हमें हमारी जो एक्टिविटी है वो कैसी है इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सब बातें किसके अंतर्गत आती है, कौशलात्मक ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आपका क्या, तथ्यात्मक ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान होता है कि जो सत्य पर आधारित होता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 + 2 कितना हो गया, 4, 2 × 2 क्या हो गया, 4, उसके बाद आपका 4 × 2 तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये किस पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। तो ये क्या है, हमारा तथ्यात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम हो गया। उसके बाद मैंने आपको करवाया था परिचयात्मक ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। परिचयात्मक ज्ञान में क्या होता है कि जो हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम में परिचयात्मक, यानी से हम उस चीज से परिचय हमारा है या नहीं, जो चीज हम बच्चे को, जो टॉपिक हम बच्चे को क्लास में करवा रहे हैं, परिचयात्मक ज्ञान की स्थिति सामान्य पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान संबंधी तथ्यों को छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं कराया जा सकता। अनेक प्रकार की जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो उनको क्या होता है, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई जा सकती, जो कि बुक्स में होती है, वो ही उसी चीज की हम क्या करते हैं, बच्चे को नॉलेज देते हैं। अगर हम ज्ञान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में अनेक शिक्षण विधियां ऐसी होती हैं जो छात्रों को परिचय पर ज्ञान प्रदान करने की भूमिका निर्वहन करती हैं। प्रयोग प्रदर्शन में विधि शैक्षिक ब्राह्मण विधि होगी। ब्राह्मण विधि में क्या करते हैं, जो हमारे जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे हो गए या साइंस के बच्चे हो गए, तो ऐसे बच्चों को क्या करते हैं हम, जो भी प्रत्यक्ष रूप में होता है तो उस चीज को वो देखकर ही उस चीज को देखकर उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो लेकिन जो इस ब्राह्मण विधि को हमारे को ले जाने के लिए हमारे पास धन और समय दोनों का अभाव रहता है। उसके बाद हमारे ज्ञान के उद्देश्य की, हमारे नॉलेज के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। ज्ञान के उद्देश्य में विद्यालय पाठ्यक्रम का क्या होता है, स्वरूप पहले से ही निर्धारित दिया जाता है। ज्ञान के उद्देश्य में जब क्रियात्मक एवं व्यवहारिक जगत से संबंधित होता है तो पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है जो छात्र के जीवन के लिए उपयोगी होता है। यानी कि हम जो नॉलेज दे रहे हैं बच्चे को, जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो उसके भावी जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ये हमारे ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य रहता है।
उसके बाद है ज्ञान एवं दर्शन। ज्ञान में दार्शनिकता का समावेश ही पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या करता है, निर्धारित करता है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम में जो हमारा वर्तमान समय है वैज्ञानिक युग है, इसमें पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचार ज्ञान की दार्शनिकता को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। आदर्शवादी दर्शन एक और ज्ञान के आदर्श एवं उच्च मूल्यों को स्पष्ट करते हैं, वही दूसरी ओर यह प्रयोजनवादी दर्शन के ज्ञान को व्यवहारिक पक्ष में स्पष्ट करता है। यानी कि यो प्रयोजनवादियों का ये मानना है कि जो हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए, कि जो बच्चे का जैसा व्यवहार है, जैसी वो बच्चा शिक्षा, जिस तरीके से बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसे हमें वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए। जो हमारी आज की शिक्षा है वो किस पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा है, लेकिन जो हमारी प्राचीन समय की शिक्षा थी वो क्या थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। तो आज की जो हमारा वैज्ञानिक युग है इसमें क्या होता है, बच्चे को प्रमुख रूप से प्रमुख या तथ्य माना जाता है। उसके बाद आपका आ गया ज्ञान एवं विकास। क्या आगे वाला आपका छठा है, ज्ञान एवं विकास। ज्ञान एवं विकास जो हमारी नॉलेज है, और विकास हो गया आपकी डेवलपमेंट, कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हमारा जो विकास होता है वो हमारी नॉलेज के आधार पर होता है। जैसे ही हमारे पास ज्ञान है, जैसा हमारी नॉलेज है हमारे पास, हम उसी प्रकार का हम क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज्ञान का प्रमुख पक्ष विकास होता है। ज्ञान के द्वारा मानव का विकास दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम तो हो गया आपका आध्यात्मिकता पर, कि आध्यात्मिकता से संबंधित हो गया, और दूसरा आपका भौतिक विकास से संबंधित होगा। जब समाज में आध्यात्मिकता का विकास प्रभुत्व होगा तो पाठ्यक्रम में आदर्शों से संबंधित होता है। इसका प्रमुख उदाहरण आपका वैदिक कालीन की शिक्षा होगी, कि जो हमारी जो वैदिक कालीन की शिक्षा थी वो कैसी थी। इसके विपरीत जब समाज में भौतिक विकास से संबंधित क्रियाओं की विकास की प्रचुरता होगी तो हमारा पाठ्यक्रम भी भौतिक के आधार पर होएगा। उसके बाद आपका आगे था ज्ञान एवं विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश। इसमें क्या है कि जो हमारा ज्ञान है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए। इसमें क्या, जो हमारे मार्क्स कौन है, राइटर हैं, मार्क्स के अनुसार उनका मानना है कि जो हमारा संसार है, अगर हम उस संसार से पृथक दूसरे संसार की कल्पना, यानी कि हम आध्यात्मिकता पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पागलपन कहलाता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का ज्ञान वर्तमान समय के संदर्भ के आधार पर करना चाहिए, अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश करना चाहिए। तो हमारे पाठ्यक्रम है जो वो क्या है, परिपूर्ण बनता है। उसके बाद आठवां आपका इसी में आ जाता है ज्ञान में आध्यात्मिकता का समावेश, यानी कि जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज का स्वरूप यदि आध्यात्मिकता एवं आदर्शों से संबंधित होता है तो हमारा जो पाठ्यक्रम होगा उसमें भी आदर्शों का समावेश होगा। और वैदिक कालीन का जो हमारा पाठ्यक्रम था, वैदिक कालीन का जो हमारा सिलेबस था, उसमें क्या था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें सत्यम शिवम सुंदरम आदर्श के मोक्ष को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। इस समय जो हमारे ज्ञान का स्वरूप है वो किस पर आधारित है, धर्म एवं अध्यात्म से ओतप्रोत है। इसलिए पाठ्यक्रम में हमारे पाठ्यक्रम में भी धर्म एवं अध्यात्मकता की अवधारणा से अभिप्रेरित होना चाहिए। उसके बाद आपका है ज्ञान में परंपराओं का समावेश, यानी कि हमारी जो नॉलेज है उसमें क्या करना है, हमारी परंपराओं का समावेश करना है। जो हमारा आज का युग है उसमें क्या, हमारी वैज्ञानिक युग में भी आज भी हमारी संस्कृति का हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों से अछूता नहीं है, बल्कि उन सब चीजों को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। और हमारे पाठ्यक्रम के अभाव में हमारा जो शिक्षण है, हमारी जो शिक्षा है उसको प्रभावी हमारे अध्यापन को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता बिना पाठ्यक्रम के बनाया जाता। सामान्य रूप से हमारा जो अनुभव है, जो हम अनुभव या महसूस करते हैं कि अनेक अवसरों पर शिक्षक निर्धारित विषय से क्या करता है, अगर हटकर शिक्षा देता है तो वह बच्चों के लिए सार्थक सिद्ध नहीं होती। तो हमारा जो हम बच्चे को जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, वह उसकी
नॉलेज के आधार पर हम अगर शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, अगर वो उस सब्जेक्ट से संबंधित ज्ञान दिया जा रहा है, अगर उससे सब्जेक्ट से संबंधित ज्ञान नहीं दिया जा रहा, उसके पाठ्यक्रम निर्धारित से संबंधित ज्ञान नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या हो जाता है, आपका अरुचिकर हो जाता है। तो आज मैंने आपको करवाया है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के आधार। तो आज का टॉपिक आज यही खत्म होता है। तो इसके साथ धन्यवाद।